बच्चा चोर गैंग आरव की जासूसी। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली तूफान एक्सप्रेस तेजी से दौड़ी जा रही थी। 13 साल का आरव भी सामान्य श्रेणी के एक डब्बे में सवार था। पहली बार अकेले सफ़र करने का उत्साह उसके चेहरे पर चमक रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपनी मौसी के यहाँ आगरा जा रहा था। गाड़ी जैसे ही मथुरा स्टेशन पर रुकी, एक देहाती परिवार उसी डब्बे में चढ़ा। पति, पत्नी और करीब 6 साल की बच्ची। सभी के चेहरे उदास दिख रहे थे। डिब्बे में जैसे तैसे जगह बनाकर बैठने के बाद आदमी ने माथे का पसीना पोंछा। औरत धीरे धीरे सुबकने लगी थी। आसपास वालों का ध्यान खींचा। रोने की वजह पूछने पर आदमी ने पूरी घटना सुना दी। यह परिवार जसवंत नगर के पास के एक गांव का रहने वाला था। बांके बिहारी तथा अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए मथुरा वृंदावन आया था। ये लोग एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। इनके पास वाले कमरे में मिलनसार दिखाई देने वाली एक औरत भी ठहरी थी। जल्दी ही फैमिलियर, अच्छे से बात करना, मीठी मीठी बातें करना। जल्दी ही उस औरत ने इनके साथ दोस्ती कर ली। साथ साथ मंदिरों में घूमी। बच्चों को भी कचौड़ी जलेबी खिलाकर फुसला लिया। लेकिन यार खाने की चीजों के नाम आया ना तो टिंग टिंग कर देना। उस औरत की नीयत ठीक न थी। 3 दिन पहले इनकी 1.5 साल की मासूम बच्ची को लेकर चंपत हो गई है। अरे बड़ा बुरा हुआ। लोगों ने सहानुभूति दिखाई। तुमने पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सब कुछ किया बाबूजी। आदमी ने एक ठंडी सांस भरी। पर हमारी बबली का कोई पता नहीं चला। हम गरीब आदमी परदेश में कब तक ठहरते, इसलिए वापस लौटना पड़ रहा है। अगर किस्मत से बच्चे मिल गई तो पुलिस वाले हमें खबर कर देंगे। उस औरत की शक्ल सूरत कैसी थी भाई? किसी सहयात्री ने उत्सुकतावश पूछा तो आदमी ने पूरा हुलिया ही बता दिया। उम्र करीब 40-45 साल होगी। सांवला रंग, कद छोटा था पर काफ़ी मोटी थी। चाल में कुछ लंगड़ाहट थी। नाक के पास बड़ा सा काला मस्सा था। आरव ने भी गौर से सारी बातें सुनी, मन की डायरी पर नोट कर ली। थोड़ी ही देर में आगरा आ गया तो वह ट्रेन से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर नीता मौसी को देखकर खुश भी हुआ, पर तुरंत मुंह फुलाकर बोला, मौसी, मुझे लेवाने के लिए सोनू स्टेशन पर क्यों नहीं आया? मौसी हंस दी। 2 दिन तुम्हें सोनू के बगैर रहना पड़ेगा बेटा। उसे अपने दोस्त के भाई की शादी में अचानक कानपुर जाना पड़ गया। आप मुझे फ़ोन पर यह बात बता देती, मैं भी 2 दिन बाद ही दिल्ली से आता। सोनू के बगैर मेरा मन कैसा लगेगा? आरव का गुस्सा और बढ़ गया। आजकल मीना बाजार में मिडनाइट बाजार सजा हुआ है। शहर में सर्कस भी चल रहा है। मौसी मौसा के साथ तुम्हारे 2 दिन पलक झपकते ही बीत जाएंगे, नीता मौसी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। ठीक है, आरव ने बेमन से सिर हिला दिया था। पर शायद वह गलत समय में आगरा आया था। मौसी के घर जाकर पता चला कि उनके मोहल्ले में बिजली पहुंचाने वाला ट्रांसफार्मर फूंक चुका है, जिसे ठीक होने में 2-3 दिन लगेंगे। आरव की झुंझलाहट बढ़ गई। इसके बाद भी कंगाली में आटा गीला वाली कहावत लागू हुई। वक्त ज़रूरत पर काम आने वाली मौसी के घर का इन्वर्टर भी इस समय खराब हो गया। आरव का मूड और ज़्यादा बिगड़ना ही था। रात होने पर वह मौसी से बोला, इतनी गर्मी में मुझे कमरे में नींद नहीं आएगी, मैं छत पर सोऊंगा। ठीक है, कहते हुए मौसी ने छत पर उसके सोने का इंतजाम कर दिया। सुबह आरव ने झुंझलाई आवाज़ में शिकायत की, मौसी कैसी अजीब है आपके पड़ोसी। बिजली ना होने की वजह से वो भी छत पर सोए थे। रात भर उनकी बच्ची रोती रही। मैं चैन से सो नहीं सका। इन लोगों का अपना कोई बच्चा नहीं है। शायद कोई मेहमान आया होगा, उसी का बच्चा गर्मी की वजह से रोता रहा होगा, मौसी ने सहज भाव से बताया। सिंक में धरे झूठे बर्तन मांजती काम वाली बाई के हाथ रुक गए। 3 दिन पहले आपकी पड़ोसिन किसी 1.25 साल की बच्ची को लेकर घर में घुसी तो थी। हो सकता है कोई लड़की गोद ले ली हो। मेरी राह चलते निगाह पड़ गई थी। क्या पता, मौसी ने बुरा सा मुंह बनाया। ये लोग किसी से बात तक तो करते नहीं हैं। इनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बात यहीं ख़त्म हो गई।
पर आरव का माथा ठनक चुका था। रेल वाला देहाती परिवार याद आया। करीब 1.5 साल की उनकी बच्ची को भी तो 3 दिन पहले कोई औरत चुरा कर ले गई है। कहीं वह बच्ची? मौसी की पड़ोसिन का चेहरा देखने के लिए आरव बेचैन हो उठा। नाश्ता करने के बाद वह छत पर चढ़ा और पड़ोस के घर में ताक झांक करने की कोशिश की। दोनों छतों के बीच की मुंडेर ज़्यादा ऊंची न थी, यानी बीच की डोली, उसको कहते हैं मुंडेर। उस ओर जाकर आरव ने नीचे झांका तो एक आंगन दिखाई दिया। आंगन में एक तरफ लकड़ी कंडों का ढेर था, पास ही बरामदा था और उससे सटे 2-3 कमरे नजर आ रहे थे। पर घर में गहरा सन्नाटा था। आदमी तो क्या, परिंदा तक नहीं दिख रहा था। रात भर गला फाड़कर चीखने वाली बच्ची भी इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर नीचे जाकर अपनी गेंद उठा लाया और पड़ोसी के आंगन में लकड़ी कंडों के ढेर के पास फेंक दी। तत्काल नीचे उतरकर उसने पड़ोसी का द्वार खटखटाया और किसी व्यक्ति के निकलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा खुला, एक बदशक्ल आदमी खड़ा दिखाई दिया। खराब शक्ल का, बदसूरत, बुच्च काला रंग, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। देखने से जितना डरावना लग रहा था उतनी ही कठोर आवाज में बोला, क्या बात है? अंकल, मेरी गेंद आपके आंगन में गिर गई है, दे दीजिए। भाग जाओ, कोई गेंद वेंद नहीं है, आदमी गुर्राया। है अंकल, आरव पूरे भरोसे के साथ बोला, 1 मिनट ठहरिए, मैं खुद उठा लेता हूँ। जब तक आदमी कुछ सोचे समझे आरव तेजी से भीतर घुस गया। कमरा बरामदा पार कर आंगन में पड़े लकड़ी के कंडों के ढेर के नीचे अपनी गेंद निकाल लाया। देखिए अंकल, मैंने कहा था ना। आरव ने मुस्कुराते हुए गेंद दिखाई तो आदमी ने दांत किटकिटाए। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी गेंद मेरे आंगन में ना आए। यदि गेंद दोबारा मांगने आए तो खोपड़ी फोड़ दूंगा। सॉरी अंकल। आरव ने बड़े भोलेपन से पलकें झपकाई और गेंद लेकर चला गया। उसे अचंभा था कि घर के भीतर घुस जाने पर भी उसे किसी औरत या बच्चे की शक्ल नहीं दिखी थी। इस रहस्यमय परिवार को लेकर उसके मन में काफ़ी उलझन थी। अभी आरव मौसी के दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने चेचक के दागों वाले आदमी को बाहर निकलते देखा। तेज आवाज़ में कह रहा था, गौरी, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आरव चौंक पड़ा, समझ नहीं सका इस घर में कौन बीमार है जिसके लिए डॉक्टर बुलाया जा रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर सहित वह आदमी आता दिखाई दिया। द्वार खुलवा कर दोनों भीतर घुस गए। आरव ने 2 पल सोचा और फिर सड़क की ओर बढ़कर डॉक्टर के लौटने का इंतजार करने लगा। सचमुच कुछ देर बाद डॉक्टर साहब अकेले लौटते नजर आए। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, बच्ची की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने चौंक कर देखा। एक मासूम सा बालक, आवाज़ में आत्मविश्वास, चेहरे पर निर्भीकता और समझदारी का भाव। बच्ची कहाँ? वह तो लड़का है, काफ़ी बीमार है, डॉक्टर ने बताया और आगे बढ़ गए। आरव भौचक्का सा अपनी जगह पर खड़ा रह गया। पड़ोसी के घर में लड़की है या लड़का, पहली उलझती जा रही थी। शाम को एक बार फिर पड़ोस के मकान का द्वार खुला और एक औरत के साथ वही बदशक्ल आदमी बाहर निकला। आरव सिहर उठा। औरत की उम्र करीब 40-45 के बीच ही थी। वह सांवले रंग की थी, मोटी थी और कद भी छोटा था। पर औरत की चाल में कोई लंगड़ाहट न थी और नाक के पास मस्सा भी नहीं था। भले ही रेल में मिले देहाती के द्वारा बताया गया पूरा हुलिया नहीं मिल रहा था, पर आरव के मन की शंका न गई। वह देखता रहा। घर में बाहर से ताला लगाकर दोनों स्त्री पुरुष कहीं निकल गए थे। किसी बीमार बच्चे का उनके साथ न होना यह जाहिर कर रहा था कि गंभीर रूप से बीमार वह बच्चा घर में अकेला छोड़ दिया गया है। आरव तत्काल छत पर चढ़ा और उसने पड़ोसी के आंगन में झांका। वहाँ रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। गुलाबी रंग की एक नन्ही फ्रॉक पर उसकी निगाह टिकी रह गई। यह रंग, यह प्रिंट कहीं देखा है उसने। इतनी पहचानी सी क्यों लग रही है? आरव ने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि रेल में मिले देहाती की करीब 6 साल की बेटी इसी कपड़े की फ्रॉक पहने हुई थी। यानी दोनों बहनों की फ्रॉक एक जैसी थी और नन्ही
फ्रॉक का यहाँ होना छोटी बच्ची की उपस्थिति जतला रहा था। आरव तुरंत मौसी के पास पहुंचा और रेल वाली पूरी घटना सुनाने के बाद बोला, यह बच्ची इसी घर में है मौसी। मौसी गंभीर हो गई। सिर्फ अनुमान से तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास सबूत भी तो है मौसी, आरव दृढ़ता से बोला। आंगन में टंगी गुलाबी फ्रॉक और डॉक्टर का बीमार बच्चे को देखने के लिए आना क्या सबूत नहीं है? शायद तुम ठीक कहते हो। किसी बीमार बच्चे को अकेले घर में ताला बंद करके छोड़ देना भी गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। पर हम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं? मौसी, हमारी इसी सोच की वजह से समाज में कई तरह के अपराध होते हैं। खुद को घर के अंदर बंद करके समाज की तरफ से आंखें मूंद लेना क्या सही है? हमें एक जागरूक नागरिक का फर्ज नहीं अदा करना चाहिए? तुम ठीक कहते हो बेटे, बताओ क्या करें? मौसा जी से कहिए मोहल्ले के 4-6 प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा करें। वे दोनों स्त्री पुरुष खाली हाथ गए हैं, घंटे आध घंटे में जरूर वापस लौटेंगे। उनके घर की तलाशी लेकर बीमार बच्चे को बरामद करना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी सचमुच बहुत समझदार है। मौसी की आंखें चमक उठी। मैं अभी तुम्हारे मौसा जी से बात करती हूँ। इसके बाद चुस्ती फुर्ती से सारा काम हुआ। जब तक दोनों संदिग्ध यानी डाउटफुल स्त्री पुरुष वापस लौटे, मोहल्ले के 10-12 महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। क्या बात है? पुरुष ने चौंक कर पूछा। दरवाज़ा खोलो, हम लोग तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। यहाँ एक बीमार बच्चे के मौजूद होने की हमारे पास पक्की खबर है। वाह, अच्छा मजाक है। आदमी चिढ़ गया। हम अपने घर की तलाशी नहीं लेने देंगे, औरत भी बोल पड़ी। पर मोहल्ले वालों की सामूहिक ताकत के सामने उन्हें झुकना पड़ा। पुरुष ने जैसे ही ताला खोला, 10-15 व्यक्तियों का झुंड एक साथ घर में घुस गया, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। एक जैसी 2 फ्रॉक की बात सुनकर औरत भड़क गई। मिल में सैकड़ों मीटर लंबा थान बनता है, उसे तमाम लोग कपड़े सिलवाते हैं। बिना बात ही हमारे ऊपर बच्चा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तुम्हारे घर कोई छोटा बच्चा नहीं है, फिर ये गुलाबी फ्रॉक कहाँ से आई? मोहल्ले के सज्जन ने पूछा। मेरी भांजी 3-4 दिन यहाँ रही थी, उसी की फ्रॉक छूट गई है, बाद में पहुँचा देंगे, औरत ने बताया। मोहल्ले वाले कुछ झुंझलाए दिखाई दिए। उन्हें लगा व्यर्थ ही उन्हें यहाँ बुलाकर परेशान किया गया है। पर आरव अब भी पूरे भरोसे के साथ बोला, मेरा यकीन कीजिए, बीमार बच्चा इसी घर में है। लेकिन कहाँ? एक सज्जन ने ऊंची आवाज़ में पूछा। मुझे और तलाशने दीजिए, पता चल जाएगा, आरव ने विनती की। एक बार फिर वह मकान के एक एक सामान को बारीकी से देखने लगा। अचानक छोटे से स्टोर रूम पहुंचकर वह चौंक पड़ा। वहाँ बेतरतीबी से भरे सामान के बीच दीवार पर एक आदमकद शीशा भी टंगा हुआ था। आदमकद यानी आदमी के कद के बराबर बड़ा सा शीशा। शायद ये शीशा किसी अन्य कमरे में होता तो आरव न चौंकता, पर स्टोर रूम में इसे देखकर वह उलझन में पड़ गया। पास जाकर देखा तो जिन 4 पेचों के सहारे शीशा टिका था वो कसे हुए नहीं थे। पेचकस की सहायता के बिना उन्हें आराम से खोला जा सकता था। आरव ने जैसे ही एक पेच पर हाथ रखा, औरत चीख उठी, खबरदार, मेरे घर में किसी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पर आरव पर इस चीख चिल्लाहट का कोई असर न हुआ। उसने जैसे ही चारों पेच खोले, शीशा हटाया, सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतरने के लिए गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। दरवाजा दिखते ही आदमी औरत ने भागने की कोशिश की, पर भीड़ ने उन्हें दबोच लिया। तुरंत ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और मिनटों में 2 पुलिस वाले भी आ पहुंचे। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर तहखाने में 1-2 नहीं पूरे 6 शिशु दिखाई दिए। अफीम चटाकर उन्हें बेसुध किया गया था। एक बच्चा कुछ होश में था, पर उसकी हालत गंभीर थी। उसी को देखने के लिए कुछ घंटे पहले डॉक्टर बुलाया गया था। वहीं एक पोटली भी मिली जिसमें भेष बदलने का सामान था। उसी में नकली मस्सा भी रखा हुआ था। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आदमी ने भेद उगल दिया। हाँ, हम लोग बच्चा चुराने वाले एक गिरोह के लिए काम करते हैं। उस गिरोह के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, जहाँ इन बच्चों की सप्लाई की जाती है। 3 दिन पहले भी एक लड़की लाए हैं। हमें इसकी एवज में मोटी रकम मिलती है। औरत की चाल की लंगड़ाहट की वजह भी पता चल गई। कभी लंगड़ाहट और कभी हकलाहट जैसे तरीकों से वह अपनी पहचान छिपाती थी, लोगों को धोखे में डालती थी। सारी बात सुनकर पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। मौसा जी का सर गर्व से ऊंचा उठ गया था। पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बच्चों को अस्पताल भिजवाने की कोशिश में थी, पर आरव की माँ
की आंसू भरी आंखों में मुस्कान भरकर खुश था। आरव एक माँ की आंसू भरी आंखों में मुस्कान भरकर खुश था।